Hello students, today discuss about the topic ecosystem from our book Ecology and Environmental Biology. तो इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र जो ये पारितंत्र था, पारितंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे सर आर्थर जॉर्ज टेंजले। एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे? ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे सर आर्थर जॉर्ज टेंजले, जिन्होंने सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का उपयोग किया था, यानी इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया था। अब ये पारितंत्र जो है दो शब्दों से बना हुआ शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, पारि प्लस तंत्र। परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। तंत्र का मतलब एक विशिष्ट संरचना। ठीक है, तंत्र का मतलब क्या है? एक विशिष्ट संरचना या विशिष्ट आवास, विशिष्ट संरचना। ठीक है, अब विशिष्ट संरचना से हमारा क्या पर्पज है? जैसे हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हमारे चारों ओर स्थित जो वातावरण होता है उसका अध्ययन करते हैं, जैसे जल है, थल है और नभ है, इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे चारों ओर उपस्थित है। ठीक है, तो ये जैसे अगर स्थल की बात कर रहे हैं, हम एक सिंगल स्थल की बात कर रहे हैं, तो स्थल किसका निर्माण कर लेगा? विशिष्ट संरचना का निर्माण कर लेता है। अब स्थल पर में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, घास पाई जाती है, ठीक है, इत्यादि संरचनाएं पाई जाती है। यदि इस स्थल पर भी हम एक विशेषकर घास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा? घास पारितंत्र हो जाएगा। जिस तरह से घास पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो घासें पाई जाती हैं, उस घास क्षेत्र में जो विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित हैं वो क्या है? पारितंत्र है। तो पारितंत्र का मतलब क्या हो गया कि हमारे चारों ओर जो विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित हैं, उन विशिष्ट संरचनाओं में जैसे अगर हम स्तर की बात कर रहे हैं तो इस स्तर पर क्या चीज पाई जाती है? इस स्तर पर जैविक कारक, ठीक है, इसके अलावा अजैविक कारक, इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से जब हम इस चीज को देख लेते हैं तो इसकी परिभाषा आसानी से दे सकते हैं कि जो पारितंत्र होता है एक प्रकृति की इकाई होती है। प्रकृति अर्थात पृथ्वी। प्रकृति ने स्थल, नभ, जल, ये तीनों चीजें प्रकृति की ही देन है। तो इस तरह से हम अगर पारिस्थितिकी की परिभाषा देना चाहें तो किस तरह से दे सकते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित प्रकृति की वह इकाई जिसमें जैविक व अजैविक दोनों कारक पाए जाते हैं तथा इनके मध्य आपसी संबंध पाए जाते हैं से मिलकर बनी इकाई
से मिलकर बनी इकाई क्या कहलाती है? पारितंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? पारितंत्र कहलाती है। ठीक है, तो पारितंत्र की हमने परिभाषा देख ली। अब उसके पश्चात अगर हम बात करना चाहें कि जो पारितंत्र है, क्या पारितंत्र कोई पर्याप्त शब्द है, क्या असीमित शब्द है? तो इस चीज को देखें तो पारितंत्र क्या हो सकता है। यदि पारितंत्र की साइज के बारे में बात करें तो पारितंत्र का साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जो उस पारितंत्र में पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें रिलेशनशिप की बात करें यानी कि संबंधता की बात करें, तो एक पारितंत्र यह है, दोनों आसपास स्थित हैं, तो इन दोनों पारितंत्रों में आपसी संबंध पाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपसी संबंध पाए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम इसमें जो पारितंत्र है, एक पारितंत्र है, उस पारितंत्र में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल आदि पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पारिस्थिति की परिभाषा और उसके रूप यानी उसका साइज वगैरह है, रिलेशनशिप है, खाद्य श्रृंखलाएं आदि के बारे में जान पाते हैं। आगे यदि इसकी हम बात करें, पारितंत्र का वर्गीकरण करें या पारितंत्र के घटकों की बात करें, तो पारितंत्र के घटक मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की होती हैं। जब हम पारितंत्र के घटकों की बात करते हैं तो घटक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिनको इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा जैविक कारक। पहला कौन सा हो जाएगा? जैविक कारक हो जाएगा। दूसरा होता है अजैविक कारक। तीसरा होता है ऊर्जा। अगर हम बात करें तो जो तीसरा हमारा कारक ऊर्जा है, यह कारक ऊर्जा एक अजैविक कारक का ही प्रकार होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको भी आगे क्लासिफाइड करना चाहें जैविक कारकों को भी, तो ये जैविक कारक जो होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, इसके अलावा अपघटक, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं जैविक कारकों को भी आगे क्लासिफाइड करना चाहे तो। इसी तरह से ये जो अजैविक कारक हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, दूसरे कार्बनिक पदार्थ, इसके अलावा जो है तीसरा हमारा आ जाएगा मृदीय कारक। तीसरा क्या आ जाएगा? मृदीय कारक। इसके अलावा क्या आ जाएंगे? जलवायु कारक। इसके अलावा क्या आ जाएंगे? जलवायु कारक। और सूर्य जो होता है एकमात्र ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो ऊर्जा मुख्य रूप से प्रत्येक पारितंत्र में आवश्यक होती है, जिसका मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से पारितंत्र के घटक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें जैविक, अजैविक और ऊर्जा के रूप में विभक्त कर सकते हैं। जैविक कारक भी कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के होते हैं, जो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आदि प्रकार के होते हैं। यदि हम उत्पादकों की बात करें तो उत्पादक किन्हें कहते हैं अपन? उत्पादक ऐसे पारितंत्र के घटक होते हैं या ऐसे जैविक घटक होते हैं जो स्वयं पोषक प्रकार के होते हैं, अर्थात अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है,
जिन पर दूसरे जीव आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जैसे उत्पादकों के रूप में क्या आ जाएंगे? पादप आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से यदि उपभोक्ताओं की बात करें तो उपभोक्ता किन्हें कहते हैं अपन? कि ऐसे जैविक कारक जो उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं, जो किन पर आश्रित रहते हैं? उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और कौन से होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। इसके अलावा एक और होता है सर्वाधारी, जो कि तृतीयक उपभोक्ता में इसको सम्मिलित कर लिया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं डायरेक्टली उत्पादकों पर आश्रित रहते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर आश्रित रहते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक, द्वितीयक सभी प्रकार पर और उत्पादक तीनों पर आश्रित रहते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता अथवा सर्वाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं, टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। आगे यदि हम अपघटक की बात करें तो अपघटक इन्हें कह देंगे, यानी कि अपघटक क्या है? वास्तव में देखा जाए तो अपघटक उपभोक्ता का ही प्रकार होते हैं। उपभोक्ता का ही क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। क्या होते हैं अपघटक? ऐसे जैविक कारक जो उत्पादक एवं उपभोक्ता, ऐसे जैविक कारक जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का ही भक्षण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। अब ये डिकम्पोजर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सूक्ष्म और एक होता है बृहद, यानी कि माइक्रो और ये मैक्रो। ठीक है। अब ये अपघटक जो है कितने प्रकार के हो गए? जो किनका भक्षण करते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का भक्षण करते हैं। ये अपघटक 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बृहद। अब सूक्ष्म में जो अपघटक होते हैं, देखिए माइक्रो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, वो मुख्यतः जीवाणु, विषाणु आदि हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? माइक्रो जो डिकम्पोजर्स हैं, जीवाणु, विषाणु आदि हो सकते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को जो है उन सड़े गले पदार्थों को खाद्य श्रृंखला में शामिल करने की क्रिया करते हैं। ठीक है, अर्थात उनका क्या करते हैं? उपचार करते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनका उपचार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीवाणु, विषाणु प्रकार के सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। जबकि दूसरे जो उपभोक्ता हैं, बृहद प्रकार के उपभोक्ता हैं, इनको मैक्रो डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, इन मैक्रो डिकम्पोजर्स हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? इसके व्यंजन भी कह सकते हैं। इसके व्यंजन, ठीक है, इसके व्यंजन भी कह सकते हैं, यानी कि सफाई कर्मी भी कह सकते हैं, या अपमार्जककारी भी कह सकते हैं, अपमार्जक भी कह सकते हैं इनको। इसके व्यंजन का मतलब होता है अपमार्जक। अपमार्जक जो कहते हैं कि जो बृहद प्रकार के अपघटक होते हैं, बृहद अपघटक मैक्रो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं, जो मरे हुए जंतुओं का भक्षण करते हैं, जैसे गिद्ध है, कौवा है, यानी क्राउ इत्यादि। किस प्रकार के अपघटक होते हैं? बृहद अपघटक होते हैं। एक प्रकार से इनका प्रकार है उपभोक्तावाही प्रकार है, जिनको हम बृहद उपभोक्ताओं को इसके व्यंजन और इनको सूक्ष्म उपभोक्ता को सैप्रोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैविक कारक 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें अकार्बनिक कारक, अजैविक कारक की बात करें, तो ये अजैविक कारक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब ये जिसमें पहला कारक है अकार्बनिक कारक, इस अकार्बनिक कारक वे होते हैं, ऐसे अजैविक कारक होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस है, ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 है, आदि क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक प्रकार के जैविक कारक कहलाते हैं, जैसे Mg+2 हो गया, Cl+2 हो गया, फॉस्फोटाइन हो गया, इत्यादि क्या है? अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। दूसरे होते हैं कार्बनिक कारक।
अब ये कार्बनिक कारक क्या होते हैं कि जो उत्पादक है पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा भोक्ता जिनमें जीव जंतु आते हैं, उन जीव जंतुओं के सड़े गले शरीर के अवशेष, पेड़ पौधों की टूटी हुई टहनियां, सींग इत्यादि जो जमीन पर पड़े रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की जो टहनियां वगैरह हैं, पत्तियां हैं, फूल वगैरह हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, शरीर अवशेष आदि, ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, त्वचा वगैरह जो जमीन पर पड़ी रहती है, खुर वगैरह जो है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा मृदीय कारक क्या क्या होते हैं? मृदीय कारकों में अगर हम बात करें, जैसे मृदा का पीएच कितना है, वो सब क्या है? आकार में अजैविक कारक के अंतर्गत मृदा का पीएच है, मृदा की संरचना है, मृदा का निर्माण है, किस तरह से होता है, मृदा के कितने प्रकार हैं, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मृदीय कारकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जलवायु कारक, जलवायु कारक क्या है? जलवायु क्या है? जलवायु की अगर हम बात करना चाहें तो जलवायु किसे कहते हैं? तो जलवायु की डेफिनेशन अगर देना चाहें, मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष में जो मौसम की परिस्थितियां होती हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में जो मौसम की परिस्थितियां होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियां होती हैं जो जलवायु कारक का कार्य करती हैं। ठीक है, इस तरह से ये अजैविक कारक होते हैं। तीसरा कारक कौन सा है? हमारा ऊर्जा होता है। ऊर्जा भी एक अजैविक कारक का प्रकार होता है। यह जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। और इस ऊर्जा के स्रोत की उपस्थिति में ही ये सारे जैविक कारक जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात उत्पादक और उपभोक्ताओं के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ऊर्जा एक पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। थैंक यू। आप जो है पारितंत्र और पारितंत्र के घटकों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को देखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।